मॉर्निंग। आज अपन खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे कि भाई खनिज लवणों, अपने जल का अवशोषण पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, किस प्रकार से ये पादप के सभी अंगों तक पहुंचते हैं, किस जड़ के किस भागों के द्वारा अवशोषित होते हैं, इस सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कुछ हद तक खनिज तत्वों की सांद्रता का होना संभव है। कुछ हद तक क्या होता है, खनिज तत्व जो होते हैं वो उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, और विसरण प्रवणता के कारण कोशिका में खनिज पदार्थ अणुओं का क्या होता है, प्रवेश एक सीमा तक ही हो पाता है। इससे ज़्यादा कब तक हो पाएगा, जब तक क्या होता है कि बाह्य विलयन व अंत्य विलयन की सांद्रता समान नहीं हो जाए। कि विसरण के द्वारा कुछ ही मात्रा में, विसरण द्वारा कुछ ही मात्रा में खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्या होता है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और उसके बाद कब तक होगा कि जब जिस विलयन से, मान लीजिए ये आपके ये विलयन है, जड़ है, इसके अंदर चल जा रहा है, ये ऊपर वाले भाग है, तो इस भाग से इस भाग में खनिज आयन जा रहे हैं। कब तक जाएंगे, जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। तो बाह्य विलयन, ठीक है, ये बाह्य विलयन और ये आंतरिक विलयन, तो बाह्य विलयन और आंतरिक विलयन की सांद्रता जब तक समान नहीं हो जाए, एक नहीं हो जाए, तब तक क्या होता है, आपके खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। और जब इनकी सांद्रता समान हो जाती है तो खनिज पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया आपके कि भाई, कि पहले से माना जाता था, जैसे थोड़ी थी कि भाई आपने भी पढ़ा होगा कि भाई खनिज पदार्थ और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। बोलते ना कि भाई जड़ के द्वारा खनिज पदार्थ और जल एक साथ अवशोषित, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत चीज़ है। आप इस चीज़ को समझें अच्छे से। 12th स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि भाई खनिज पदार्थ और जल जो है वो आपके, इनका एक साथ अवशोषण नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। देखो, खनिज लवणों का अवशोषण जो है मृदा से आयनों के रूप में, पहली बात कि खनिज लवणों का अवशोषण जो है, खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण मृदा से आयनों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, आयनों के रूप में। अपन ने देखो 17 अनिवार्य खनिज तत्व पढ़े, उन सभी को पढ़ा ना कि इस आयन में ग्रहण होता है, इस आयन के रूप में ग्रहण होता है, तो आयनों के रूप में होता है। और जड़ का कौन सा भाग आपके खनिज को आयनों के रूप में ग्रहण करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जड़ के विद्युत के क्षेत्र तथा दीर्घीकरण क्षेत्र से होता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट। जड़ के कौन से भागों से खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है, विद्युत की व दीर्घीकरण क्षेत्र के द्वारा ही खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। और आपको पता, जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, मूल रोमों के द्वारा होता है। तो दोनों का अवशोषण का क्षेत्र भी अलग है, तो दोनों एक साथ में अवशोषित भी नहीं होते हैं। और खनिज लवणों का अवशोषण जो है प्राय उपापचय ऊर्जा के उपयोग से होता है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है उपापचय क्रियाओं के लिए, तब इसकी क्या होती है, आपकी खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार की क्रिया है, सक्रिय अवशोषण की क्रिया है। सक्रिय अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है सक्रिय, और जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उसे बोला जाता है निष्क्रिय विधि। तो सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय अवशोषण होता है। और खनिज लवणों का अवशोषण दो प्रक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं, एक तो निष्क्रिय, एक सक्रिय। ठीक है, अब दोनों की बात करेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय की बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निष्क्रिय अवशोषण, और इसमें कौन सी विधियों के द्वारा होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, निष्क्रिय अवशोषण की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो निष्क्रिय आपके अवशोषण क्या है, इसके बाद सुनिए। देखो, इस प्रकार के अवशोषण में आयन उनके विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर कोशिका के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो रासायनिक पदार्थ है, आयन जो है, खनिज आयन है, वो क्या करते हैं, आपके कोशिका में जब प्रवेश करते हैं तो बिना ऊर्जा खर्च किए, बिना ऊर्जा खर्च किए, मतलब जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और इसको समझने के लिए अपने तीन संबंध, इसको समझने तीन विचार प्रस्तुत हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के। तो इसमें सबसे पहला अपन विचार पढ़ते हैं, कौन सा विचार है, वो क्या कहता है। इसमें पहला विचार है
संहति प्रभाव परिकल्पना, संहति प्रभाव परिकल्पना। देखिए क्या है, इसकी बात करते हैं, सुनिए आप। मास फ्लो हाइपोथेसिस कि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव के कारण जो जल के मात्रात्मक प्रभाव के साथ जड़ द्वारा आयनों को भी ग्रहण कर लिया जाता है। कि भाई सिद्धांत क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण जो होता है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण या खिंचाव, तो ये वाष्प अपसर्जन या खिंचाव जो होता है, इससे क्या होता है, इसके प्रभाव कारण जल जो होता है वो आपके जड़ के द्वारा आयनों को भी ग्रहण कर लेता है। तो जड़ क्या है कि जड़ द्वारा, ठीक है, जल के साथ आयनों को भी ग्रहण कर लेता है। ये सिद्धांत क्या कहता है, जिससे क्या होते हैं, अधिक जल नीचे होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के साथ जल के साथ आयन भी चले जाते हैं। ये सिद्धांत कौन सा है, आपके मास फ्लो हाइपोथेसिस है। दूसरा है आयन विनिमय सिद्धांत। ये क्या कहता है, देखिए इसकी बात सुनते हैं। आयन विनिमय सिद्धांत, आयन विनिमय सिद्धांत क्या, देखिए कि भाई जड़ की सतह और बाह्य गोल के बीच निश्चित संख्या में धनायन तथा ऋणायन के विनिमय को आयन विनिमय कहते हैं। कि भाई जड़ की सतह जो होती है और बाह्य गोल के बीच जो निश्चित संख्या में धनायन, कि भाई जड़ की, जैसे मान लीजिए जड़ की सतह बनी हुई है, ठीक है, ये और ये जो बाहर ये गोल पड़ा हुआ है, जल है जो भी है, एक गोल के मध्य क्या होता है, धनायन और ऋणायनों के विनिमय, जो मतलब धनायन अंदर जाएंगे, ऋणायन बाहर आएंगे, ऋणायन अंदर जाएंगे, धनायन बाहर आएंगे, तो ये जो धनायन और ऋणायन का विनिमय होता है, इसे क्या कहा जाता है, आयन विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन विनिमय कहा जाता है। अब आगे देखिए कि आयनों का विनिमय, तो विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के बीच संभव है, अर्थात धनायन का विनिमय केवल धनायन के साथ और ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ। और विनिमय के फलस्वरूप अनेक प्रकार के धनायन जड़ की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं और उनका कोशिका में स्थानांतरण निष्क्रिय विषम द्वारा होता है। कि भाई धनायन जाएगा, धनायन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, अब फिर क्या होंगे, कोशिकाओं के साथ क्या होगा, निष्क्रिय विधि के द्वारा ये पादप के सभी भागों तक पहुँच जाते हैं। इसमें विसरण में क्या एक चीज़ ध्यान रखना कि धनायन के साथ धनायन और ऋणायन के साथ ऋणायन का ही विनिमय होता है। तो ये आयन विनिमय सिद्धांत ये कहता है कि जड़ की सतह पर क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में धनायन ऋणायनों का विनिमय होता है, इसे क्या कहा जाता है, आयन विनिमय कहा जाता है। तीसरी परिकल्पना है वो पढ़ते हैं अपन, उसे कहा जाता है डोनेन साम्यावस्था की बात करते हैं। देखिए कि अपन कहना कि निष्क्रिय आपके अवशोषण में 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। तो पहला आपके हो गया मास फ्लो, दूसरा आयन विनिमय हो गया, तीसरा आपके डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। एग्जाम के हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण है वो भी बात करेंगे। पढ़ने तो सभी हैं, लेकिन फिर भी डोनेन साम्यावस्था, इन तीनों में से यदि क्वेश्चन पूछा था तो डोनेन से पूछा जा सकता है। तो इन तीनों की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डोनेन साम्यावस्था डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत, कि डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत क्या कहता है कि सिद्धांत डोनेन ने 1927 में प्रस्तुत किया। कब? 1927 में। वैज्ञानिक का नाम क्या, डोनेन, इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग नाम दिया था, अपने नाम के। इन्होंने क्या कहा था, यह है अविसरणशील या स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है। स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। और दोनों साम्यावस्था का महत्व इसलिए क्योंकि यह कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करने की क्रिया को दर्शाता है। कि जहाँ सांद्रता प्रवणता ज़्यादा होगी उसके विरुद्ध तत्व क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। जहाँ दाब ज़्यादा होगा, सांद्रता प्रवणता ज़्यादा होगी, उसकी विपरीत दिशा में क्या होते हैं, आपके तत्व एकत्रित होते हैं। तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करने को ये समझाता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत तत्वों को एकत्रित होने को समझाता है। तत्वों के एकत्रित होना को समझाता है, ठीक है। अब आता है दूसरा अपने महत्वपूर्ण, सक्रिय अवशोषण।
कि सक्रिय अवशोषण क्या है इसकी बात करते देखिएगा। ठीक है, कि सक्रिय अवशोषण क्या है इसकी बात करते देखिए कि भाई उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विसरण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। कि भाई ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, पहली बात तो ऊर्जा के साथ वैद्युत रासायनिक विभव कि एक रासायनिक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रासायनिक विभव, ठीक है, इस रासायनिक विभव के कारण जो आयनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, इसे क्या कहा जाता है, सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। और इस उपापचयी ऊर्जा में एटीपी की जरूरत पड़ती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, या इस विधि में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है। और आयनों के सक्रिय अवशोषण के संबंध में 3 अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन 1 नंबर का वाहक संकल्पना सिद्धांत। वाहक संकल्पना सिद्धांत, वाहक संकल्पना क्या देखिए कि किसी कोशिका या उत्तक का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से होता है। कि भाई किसी भी कोशिका या उत्तक का वह भाग, किसी भी कोशिका या उत्तक का वह भाग जिसमें क्या होता है, आपके आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा, मतलब आयनों का अवशोषण, आयनों का अवशोषण एटीपी की सहायता से होता है। आयनों का अवशोषण एटीपी की सहायता से होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है कि एटीपी की सहायता से होता है। वो आगे जाके क्या कहलाता है कि भाई सिंपल सा वाहक कंसेप्ट क्या है कि किसी कोशिका या उत्तकों का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण ऊर्जा के प्रयोग से होता है, वह क्या कहलाता है, आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक द्विक स्थान। क्या कहलाता है, आंतरिक द्विक स्थान। सुनिए वापिस कि भाई वाहक संकल्पना जो क्या कहती है कि किसी कोशिका या उत्तक में जब आयनों का अवशोषण एटीपी की सहायता से होता है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक द्विक स्थान कहा जाता है। और इस भाग में अवशोषित आयन विनिमय नहीं होते हैं। जबकि बाह्य द्विक स्थान जो होता है, इनमें क्या होता है, अवशोषित आयन स्वतंत्रतापूर्वक क्या करते हैं, विसरण करते हैं। बाह्य व आंतरिक द्विक स्थान के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उन आयनों के लिए क्या होते हैं, पारगम्य नहीं होता है। कि जो आपके आंतरिक और बाह्य स्थान के बीच का क्षेत्र, जैसे ये आंतरिक द्विक स्थान है और मान लीजिए यहाँ बाह्य द्विक स्थान है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो भाग होगा, इसके अंदर क्या होगा, आपके ये जो क्षेत्र जो होता है वो आयनों के लिए पारगम्य नहीं होता। आयन इसमें से होकर इधर जा नहीं पाते हैं। तो इसको समझने की संकल्पना के प्रतिपादक जो है इसके वाहक संकल्पना के, इसका नाम है वान डेन हॉर्नट। वान डेन हॉर्नट, इन्होंने इस सिद्धांत की या अपन कह सकते हैं वाहक कंसेप्ट दिया था। और इनके अनुसार क्या है कि इस अपारगम्य के जो ये आपके अपारगम्य या अवरोधक क्षेत्र को पार करने के लिए जो आयन होते हैं वो वाहकों की सहायता से बाह्य द्विक स्थान में संयोजित हो जाते हैं और इन आंतरिक द्विक स्थान में विमुक्त कर देते हैं। और उपयुक्त विधि को 3 सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। विधि को क्या पढ़ा कि भाई आंतरिक द्विक स्थान होता है, द्विक स्थान का मतलब क्या हो गया कि कोशिका उत्तक में आयनों का अवशोषण एटीपी की सहायता से होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक द्विक स्थान। तो ये आंतरिक द्विक स्थान होगा, ये बाह्य द्विक स्थान होगा, लिख देता हूँ बाह्य द्विक स्थान। अभी अपने क्या बात की इनमें कि भाई ये जो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, इनमें से जो आयन है वो ये अपारगम्य है, मतलब आयनों को ये अंदर में से नहीं जाने देता है। तो आयन जो है इसमें से इसके अंदर प्रविष्ट करें, आंतरिक स्थान से बाह्य द्विक स्थान में जाए, तो जाने के लिए उनको क्या होता है कि आपके वाहकों की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। उन वाहकों की सहायता से ये आयन क्या करते हैं, बाह्य द्विक स्थान में जाते हैं और बाह्य द्विक स्थान से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए 3 सूत्र स्पष्ट किए गए सिद्धांत हैं कि वाहक के रूप में क्या होता है, किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ तो वापस सुन लीजिए एक बार कि भाई आयनों का अवशोषण जो है आंतरिक द्विक स्थान में हो गया, आंतरिक से बाह्य द्विक स्थान में जाना होता है, लेकिन बीच का जो क्षेत्र होता है ये आयनों के लिए अपारगम्य होता है। तो इस आंतरिक से बाह्य द्विक स्थान में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ वाहक की आवश्यकता पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इस वाहक के द्वारा क्या होते हैं, ये आंतरिक से बाह्य द्विक स्थान में जाते हैं। और ये वाहक जो होते हैं वो 3 स्टेप में अपन पढ़ते हैं कि 3 सूत्रों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है किस प्रकार से ये लेके जाते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए
देखिए पहला है इसमें कि वाहक जो है वो आपके एटीपी से क्रिया करते हैं और किस में टूटते हैं, एडीपी में टूटते हैं ऊर्जा खर्च करके, और क्या बनाते हैं, सक्रियत वाहक बनाते हैं। सक्रियत वाहक का मतलब जो इन आयनों को ले जाने का कार्य करेगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो सक्रियत वाहक जो बने, ठीक है, कि सक्रियत जो वाहक बने, ठीक है, इनमें क्या होता है, आयन जुड़ते हैं इनके साथ, और ये आयन जो होते हैं आपके क्या बनाते हैं, वाहक आयन सम्मिश्रण बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वाहक आयन सम्मिश्रण। ठीक है, वाहक आयन सम्मिश्रण कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है आपके कि भाई वाहक आयन जो ये सम्मिश्रण या अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स जो बना, ठीक है, वाहक आयन सम्मिश्रण या कॉम्प्लेक्स जो बना, ये क्या होता है आपके निष्क्रिय, ठीक है, वाहक और आयन वे ऊर्जा का उपयोग करके ये आपके आयन को पहुंचा देते हैं, फिर क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और इस प्रकार से ये जो है वाहक जो है वो आयनों का प्रदान, आपके आयनों को आंतरिक द्वितीयक स्थान से बाह्य द्वितीयक स्थान में ले जाते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये आंतरिक द्वितीयक स्थान है, और ये बी है, ये बाह्य द्वितीयक स्थान है, इनके बीच में ये अवरोध है जिसे ये पार नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है, अवरोध है, या ऐसे आयनों के लिए अपारगम्य है। क्या है, अपारगम्य है। ठीक है, तो ये अपारगम्य, इसको पार करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अपन को वाहक की जरूरत पड़ती है। ये वाहक आ गया, सब मान लीजिए वाहक, इसमें वाहक आ गया, अब वाहक को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए ताकि ऊर्जा ग्रहण करे। एटीपी ग्रहण कर ली, तो एटीपी ग्रहण करेगा तो फिर क्या किसे जुड़ेगा, सक्रियत हो जाएगा, वाहक और आयन को जोड़ेगा। अब सक्रियत वाहक के साथ आयन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आपके वाहक आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वाहक आयन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फिर क्या करता है, वाहक को आपके आयन को द्वितीयक स्थान में भेज देता है, खुद क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग कर लेता है। अब अगला जो सिद्धांत है, सेकंड सिद्धांत, वो पढ़ते हैं। अपन ने कहा था सक्रिय आपके जो अवशोषण, इसमें भी दो सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरा है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। इनमें से आपके जो डोनन से लेकर आपके भी जो पढ़ा अपने वाहक संकल्पना जो है, ये है अभी जो पढ़ रहे हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन में एग्जाम में आने के चांसेज हैं। एक दो बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ी लैंग्वेज घुमाई हुई है, बाकी है सिंपल सा ही। आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना, देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी बात सुनते हैं, सुनिए। देखिए आप कि भाई लुंडेगार्थ व बर्नस्ट्रोम, कि भाई किसके अकॉर्डिंग, लुंडेगार्थ वैज्ञानिकों का नाम है, व बर्नस्ट्रोम के अनुसार क्या है कि पौधों में शोषण दर तथा उनके द्वारा ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध है। कि भाई शोषण दर जो होती है और जो ऋणायन है, ऋणायन, इनमें क्या है कि ऋणायनों के अवशोषण जो होता है, ऋणायनों का अवशोषण जो होता है, इसमें एक संबंध बता रखा है, सीधा संबंध है। क्या संबंध है कि इसके अनुसार ऋणायन व धनायन के अवशोषण की प्रक्रिया भिन्न होती है। कि ऋणायन जो होते हैं वे अवरोधी झिल्ली की बाह्य सतह से भीतरी सतह की ओर स्थानांतरण साइटोक्रोम के द्वारा होता है। देखिए कि इनमें क्या संबंध है, क्या संबंध है, अभी बात करते हैं। कि भाई लुंडेगार्थ व बर्नस्ट्रोम ने क्या बताया कि शोषण की दर जो होती है इसमें और जो ऋणायनों के अवशोषण में एक संबंध बताया। इन्होंने क्या कहा कि भाई इसके अनुसार ऋणायन व धनायन के अवशोषण की प्रक्रिया क्या भिन्न है। कि भाई बिल्कुल सिंपल सी ऋणायन और धनायन का अवशोषण है, उनका अलग अलग तरीका है। इन्होंने एक बात कही कि भाई ऋणायनों का अवरोधी झिल्ली की बाहरी सतह से, भी अपनी पढ़ा था कि ये ऋणायन है या कोई भी जो ये एक अवरोध झिल्ली आ जाती है, उससे आपकी बाहरी झिल्ली से भीतर की ओर जो प्रवेश है वो साइटोक्रोम की द्वारा होता है। देखिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए बाह्य सतह बना लेते हैं, बाह्य सतह, बीच में आपके अवरोधक झिल्ली आ जाती है जो आपके आयनों को आगे जाने नहीं देती है, और इन आयनों को कहाँ जाना होता है, आपके आंतरिक झिल्ली में जाना होता है। ठीक है, ये हो गए साहब, ये आंतरिक झिल्ली होगी, आंतरिक सतह लिख दीजिए आप, एक ही बात, आंतरिक सतह लिख दिया। अब क्या होगा कि जो ऋणायन है ये होते हैं आपके प्रवेश करेंगे अवरोधक झिल्ली में, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम पाया जाता है। साइटोक्रोम पंप का कार्य करता है, जो क्या करता है, ऋणायनों को क्या कर देता है, अपने में से इसमें प्रवेश कर देते हैं, ऋणायन चले जाते हैं।
और धनायन जो होते हैं, ठीक है, ये आपके निष्क्रिय प्रवाह होता है, क्योंकि में साइटोक्रोम इनको नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा क्या होते हैं आपके प्रवेश करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि रेनाइन जो है उनको सक्रिय मतलब साइटोक्रोम में ऊर्जा ग्रहण करके आपके अवरोध झिल्ली से आंतरिक सतह में प्रवेश करवा देता है। तीसरा सिद्धांत है आपके वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। तो अपन इसमें क्या पढ़ा कि भाई ऋणायनों का अवशोषण धनायनों का अवशोषण विपरीत है। ऋणायनों को तो जो अवरोध झिल्ली है इसको आंतरिक सतह में पहुंचाने कार्य कौन, बाह्य, मतलब बाह्य तो अभी आपके पादप की जो बाह्य सतह जहाँ से आयनों को अंदर प्रवेश करना जड़ के माध्यम से भागों तक, तो आंतरिक सतह पे पहुंचाने कार्य किसका होता है, साइटोक्रोम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। जबकि धनायन होते हैं उनका निष्क्रिय प्रवाह होता है, बिना ऊर्जा खर्च किए क्या होते हैं अपने आपके निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा अवशोषण विसरण के द्वारा क्या होते हैं आपके बाह्य सतह से आंतरिक सतह में प्रवेश कर जाते हैं। अब वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना क्या है कि भी सिद्धांत किसने दिया, तो सबसे पहले सिद्धांत दिया गया पीटर माइकेल। किसके द्वारा दिया गया, पीटर माइकेल नाम के द्वारा दिया, वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है, और इस विधि में एटीपेज एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए बाह्य सतह है, ठीक है, और इस ऋणायन को आंतरिक सतह में जाना है, किसकी, पादप की आंतरिक सतह, बाह्य सतह मान लीजिए जड़ है, ये आयन से हिट हो रखे हैं, ये बीच में ये अवरोध का कार्य करता है, इसको इस अंदर में जाना है, आंतरिक झिल्ली में जाना है, ये बाह्य सतह है, तो इसको इस अवरोधक झिल्ली से पार करवाना पड़ता है। अवरोधक झिल्ली से पार होकर आंतरिक सतह में चला जाएगा, फिर पादप के सभी भागों तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि बाह्य सतह से आंतरिक सतह में जाता है, तो बीच में जो ये अवरोधक क्षेत्र है जो इन आयनों को अंदर जाने नहीं देता है, इस अवरोधक क्षेत्र को पार करने के लिए कौन क्या काम आता है, वैद्युत रासायनिक बल आपके प्रवणता एक पोटेंशियल काम करता है, जो इसमें कौन सा एंजाइम योगदान देता है, एटीपेज एंजाइम जो है वो योगदान देता है। एटीपेज क्या करता है, एटीपी को तोड़ता है, जिससे क्या होता है एटीपी से इसको ऊर्जा मिलती है। एटीपी जो होती है आपके वो एडीपी में टूटती है, और इस ऊर्जा को ग्रहण करके क्या होता है, बाह्य सतह से जो आयन होते हैं ऋणायन, ठीक है, ये आंतरिक सतह में ऋणायन प्रवेश कर जाते हैं। ये सिद्धांत कौन सा है, वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना है। किसने दिया था, पीटर माइकेल ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब ऋणायन बाह्य सतह से आंतरिक सतह में प्रवेश करता है तो इसमें वैद्युत रासायनिक प्रवणता होती है, उसके कारण वजह से ये प्रवेश करता है, अवरोधक झिल्ली को पार कर जाता है। और इस विधि में एटीपेज एंजाइम कार्य करता है। किस प्रकार से प्रवेश करता है मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एक और रह गया, हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन क्या होता है, इसकी बात करते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। देखिए ये अलग से दिया हुआ है, टॉपिक तो पूरा हो गया, लेकिन एक थोड़ी पर्टिकुलर एक दिया हुआ है, इसकी बात करते हैं। देखिए अगला है हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। देखिए कि वे सभी विधियां जिसमें पौधे को उगाने के लिए मिट्टी के अतिरिक्त पोषक विलयनों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन के अंतर्गत आती है। कि वे किसी भी पौधे के अंदर आप मिट्टी नहीं डाल रहे हो और मिट्टी के अलावा कोई और विलयन का उपयोग कर रहे हो, तो किस में आएगी, हाइड्रोपोनिक्स में आएगी। तो इसमें क्या है आपके कि पौधे को उगाने के लिए, पौधे को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा कोई भी माध्यम प्रयोग होता है, कोई माध्यम प्रयोग होता है, उसे क्या किस में आती है, वो आपके हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, वो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ये क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपके जल के साथ कार्य करना। क्या अर्थ होता है, जल के साथ कार्य करना। क्या कार्य करना, कि जल के साथ कार्य करना। किसका अर्थ है, हाइड्रोपोनिक्स, जो क्या है ग्रीक भाषा। अब शुरुआत में क्या होता था कि भाई बालू पोषक घोल संवर्धन के लिए
इसके लिए प्रयोग की जाती थी। आजकल पौधों के संवर्धन के लिए क्या किया जाता है, वर्मीकुलाइट नामक माध्यम प्रयोग किया जाता है। कि पहले बालू का प्रयोग करते थे, रेत का प्रयोग करते थे, आजकल किसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, वर्मीकुलाइट। ठीक है, तो वर्मीकुलाइट है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और वर्मीकुलाइट क्या है कि ये खनिज पदार्थ है। क्या है, तो वर्मीकुलाइट एक खनिज पदार्थ है, एक खनिज पदार्थ है। और जो पृथ्वी में क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, नेचुरली ये पाया जाता है प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति के द्वारा दिया होता है। और इस खनिज की विशेष प्रकार की ताप भट्टियों में, इसको विशेष प्रकार की ताप भट्टियों में 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके जो उत्पाद होता है उससे पौधे को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्मीकुलाइट का सीधा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपके अलग अलग ताप भट्टियाँ होती है इसमें क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, फिर इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है फिर उसका उपयोग किया जाता है। अब वर्मीकुलाइट के गुण क्या है जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये हल्के भार वाले होते हैं। पहला गुण क्या है, हल्के भार वाले, हल्के भार वाला पदार्थ। दूसरा, ये रासायनिक अक्रिय पदार्थ है, इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, रासायनिक अक्रिय पदार्थ है। तीसरा, ये बंदीय माध्यम है जिसमें कीट खरपतवार आदि उत्पन्न होते हैं। कि क्या है, बंदीय माध्यम है, इसमें कीट है, खरपतवार है, ये पैदा नहीं होते हैं, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा देखिए, और इसके प्रयोग की बात करते हैं तो मिट्टी की अपेक्षा इसकी जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा है। क्या है, जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा है, किसकी तुलना में, मिट्टी की तुलना में। इसके बाद आगे बात करें इसकी बनावट ढीली है, अर्थात ये मूल तंत्र के विकास में बाधक नहीं है। कि मूल तंत्र आसानी से, मिट्टी या बालू होती है वो कड़क होती है, मूल तंत्र आगे से टूटता है, इसमें मूल तंत्र क्या होता है, आसानी से क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। रीज़न क्या है, मूल तंत्र विकास कर सकता है, कारण क्या है, बनावट कैसी होती है इसकी, ढीली होती है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होता, बनावट ढीली होती है। इसके बाद बात करें इसकी कि इसका विघटन नहीं होता, ये निरंतर एक के बाद एक फसल को उगाने के लिए उपयुक्त होता है। कि इसका आपके विघटन नहीं होता है, टूटता नहीं है, आसानी से विघटन नहीं होता है। ठीक है, और निरंतर इसमें एक के बाद एक फसल उगाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल पौधे उगाने के लिए वर्मीकुलाइट का प्रयोग किया जाता है तथा ये तकनीक वर्मीकुलोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्मीकुलोपोनिक्स। ठीक है, ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।